गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो गया था 73 और 74वें कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में। आज हमारा आगे का इसी का जो टॉपिक है वो है राज्य प्रशासन की विशेषताएं। ये हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, राज्य प्रशासन की विशेषताएं जो आपकी बुक्स है उनके अंदर पेज नंबर 141 जो आपकी पुरानी बुक्स हैं उसमें 141 पेज नंबर पर दी गई है, बिना एक्सप्लेन किए हैं, सिर्फ पॉइंट्स में है। फर्स्ट, राज्य प्रशासन का स्वतंत्र अस्तित्व है। इसका मतलब ये है कि राज्य प्रशासन जो है वो अपने मामलों में पूरी तरह स्वतंत्रता पूर्वक कार्य जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट, पृथक संविधान का अभाव है। राज्य जो है उनके लिए अलग से कोई संविधान नहीं है, पूरे देश के लिए एक ही संविधान है। ठीक है। आपातकालीन स्थिति अगर होती है, थर्ड पॉइंट, उसके अंदर केंद्र जो है उसके अधीन कार्य करना पड़ता है राज्य को। मतलब राज्य सूची के भी जो विषय होते हैं उन पर केंद्र सरकार जो है वो कानून बना सकती है। केंद्र पर डिपेंड है राज्य प्रशासन, क्योंकि वित्त वगैरह से संबंधित जो है कर वगैरह है, उनकी जो आय है उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उसके लिए राज्य जो है उसको केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है। फिर राज्य प्रशासन विकास प्रशासन का द्योतक होता है, क्योंकि मतलब विकास से रिलेटेड जो भी कार्य हैं वो राज्य जो है उनको करने पड़ते हैं। जन सहभागिता पर आधारित है। जितनी ज़्यादा जन सहभागिता होगी प्रशासन का कार्य जो है वो उतना ही बेहतर तरीके से चलेगा। सचिवालय मेन धुरी होती है राज्य प्रशासन की, क्योंकि जो सचिवालय है, सेक्रेटरीट है, वहीं पर राज्य से संबंधित समस्त कार्य जो होते हैं उनका संपादन किया जाता है। सचिव लोग जो हैं वो कार्य जो है, नीतियाँ जो है उनका संपादन करते हैं। ठीक है। और जो भी यहाँ पर प्रशासक आते हैं राज्य के अंदर वो अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं उनसे चुन करके आते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अखिल भारतीय सेवाओं से आईएएस ऑफिसर्स आते हैं, बट उनकी नियुक्ति कहाँ पर होती है? राज्य में होती है। राज्य बाकी उनके बारे में कुछ निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन ये लोग कार्य कहाँ पर करते हैं? राज्य के अंदर करते हैं। ठीक है। राज्यपाल जो होता है वो राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वही स्थिति है राज्यपाल की जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। ठीक है। स्थानीय प्रशासन जो होता है वो राज्य प्रशासन के अधीन है। कल मैंने आपको पूरा ढांचा बना के दिखाया था, सबसे ऊपर केंद्र, फिर राज्य, फिर स्थानीय। तो स्थानीय प्रशासन जो है वो राज्य प्रशासन के अधीन कार्य करता है। ठीक है। फिर राज्य का वैधानिक प्रधान, आपको पता ही है जिस प्रकार से संसदीय शासन व्यवस्था केंद्र में है वैसी की वैसी राज्य के अंदर भी है। वहाँ जिस प्रकार राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है केंद्र में, वैसे ही राज्य के अंदर राज्यपाल जो है वो संवैधानिक प्रधान होता है। और जो वास्तविक शक्तियाँ जो है उनका प्रयोग जो है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। अब राज्यपाल की स्थिति जो है उनके बारे में देखेंगे कि पहले के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो राज्यपाल की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा सीमित हुआ करती थी, लेकिन अगर राजनीतिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चलें तो आज राज्यपाल का जो पद है वो एक शक्तिशाली पद के रूप में हो गया है, एक गरिमामय पद हो गया है। ठीक है। जैसे कि सीतारामैया जो है उन्होंने राज्यपाल के बारे में लिखा था टिप्पणी करते हुए कि राज्यपाल का कार्य जो होता है वो केवल अतिथि जो है उनकी इज्जत करने, उनको चाय भोजन और दावत जो है वो देने का ही के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब एक प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में, मतलब अगर अपन देखें तो ऐसा माना जाता था कि राज्यपाल जो है वो कोई बाहर से अगर कोई भी अतिथि आता है तो केवल उसका आदर सम्मान करने के लिए या भोजन आदि की व्यवस्था करने का जो कार्य है वही राज्यपाल करता है। ठीक है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब उसकी भूमिका में परिवर्तन आया है। और संघीय शासन, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ प्रधानमंत्री की जैसी स्थिति होती है वैसे ही राज्य के अंदर मुख्यमंत्री की स्थिति होती है। संविधान का जो अनुच्छेद है 163(1) उसमें क्या कहा गया है कि जिन बातों में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने कार्यों को स्वयं विवेक से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों को करने के लिए सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मतलब ऐसे कार्य जो कि राज्यपाल, देखो कुछ राज्य जो हैं वहाँ के राज्यपालों को स्वयं विवेकी शक्तियाँ दी गई हैं, जैसे नागालैंड वगैरह जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं, क्योंकि वहाँ पर नक्सली गतिविधियाँ या आतंकी गतिविधियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन लोगों को स्वयं विवेकी अधिकार है। तो ये कहा गया है कि स्वयं विवेकी शक्तियों को छोड़ करके
बाकी जो भी कार्य राज्यपाल करेगा वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कौन से अनुच्छेद में ये कहा गया है। नेक्स्ट, राज्यपाल की बदलती हुई जो भूमिका है उसके कारण क्या है। मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व कमज़ोर होना। देखो, अगर राज्य के अंदर मुख्यमंत्री की स्थिति या उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो स्ट्रांग नहीं है, वो प्रभावी नहीं है, तो राज्यपाल की जो भूमिका होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, राज्य सरकार के पास स्पष्ट बहुमत ना होकर के साधारण बहुमत होना। हमेशा ये ध्यान रखना, जो गठबंधन सरकारें बनती हैं, जब सरकार स्पष्ट बहुमत में नहीं होती है तो सरकार की जो स्थिति है वो कमज़ोर होती है। क्यों? क्योंकि उनको दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है, दूसरी पार्टियों के बहुमत पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल जो है उसकी भूमिका इम्पॉर्टेंट हो सकती है। गठबंधन की विखंडनकारी प्रवृत्ति, बात वही है, अभी मैंने आपको बताया, गठबंधन सरकार अगर बनेगी तो कभी भी सरकार के गिरने का खतरा बना रहता है, और ऐसी स्थिति में राज्यपाल की भूमिका इम्पॉर्टेंट हो जाती है। दल बदल है या फिर राजनीतिक अस्थिरता की प्रवृत्ति है। दल बदल, अगर आप किसी एक पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर के चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं और फिर उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो इसको दल बदल कहते हैं। तो अगर दल बदल हो रहा है या राजनीति में स्थिरता नहीं है, कभी कौन आ रहा है कभी कौन आ रहा है, एक सरकार में स्थिरता अगर नहीं बन पा रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी मुख्यमंत्री की स्थिति कमज़ोर होगी और राज्यपाल की स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो क्षेत्रीय दलों का अधिक शक्तिशाली होना। मान लीजिए जो मेन आपकी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनकी भूमिका कम है, क्षेत्रीय दल ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख रहे हैं, तो क्योंकि हर राज्य के अंदर क्षेत्रीय दल अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर राज्यपाल की भूमिका जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, अब देखो, आपको पता है कि राज्यपाल जो होता है वो मनोनीत होता है, उसका कोई निर्वाचन नहीं होता, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है राज्यपाल को। तो इसके क्या रीजंस हैं? सबसे फर्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली के अंदर आपको वैसे भी पता है कि राज्यपाल जो है वो केवल नाम मात्र के लिए होगा, सारी शक्तियों का प्रयोग जो है वो तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाएगा। दूसरा वही है, राज्यपाल का नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति का होना और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री द्वारा करना। ठीक है, फिर भारत की जो विविधता थी उसको ध्यान में रखते हुए भी संघ और राज्यों में एकता और अखंडता स्थापित करने के लिए भी ये चीज़ की गई है कि उसका मनोनयन किया गया है कि भाई एकता बनी रहे, है ना, एक अखंडता बनी रहे, कहीं देश टूटे नहीं, इससे कोई विखंडनकारी प्रवृत्ति पैदा ना हो, इसलिए। और एक निष्पक्ष और स्वतंत्र मध्यस्थ और निर्णायक के रूप में राज्यपाल जो है वो कार्य कर सके, इसलिए भी इसका निर्वाचन ना हो करके इसका मनोनयन किया जाता है। ठीक है, अब देखो, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं दी हुई हैं। फर्स्ट, सामान्यतः एक राज्य में उसी राज्य के निवासी को राज्यपाल नहीं बनाया जाता है, मतलब कि जिस राज्य का वो है वहीं का उनको राज्यपाल नहीं बनाते हैं। ऐसा मानते हैं कि भाई अगर वहीं का बनाया गया तो हो सकता है कि वो निष्पक्षता पूर्वक कार्य ना करे या पक्षपातपूर्ण कार्य करे, इसलिए। दूसरा, राज्य मंत्रिमंडल राज्यपाल के नाम पर सहमत हो, यद्यपि इस परंपरा को व्यवहार में कम माना गया है, मतलब कि मंत्रिमंडल भी उस राज्यपाल के नाम पर सहमत होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो राष्ट्रपति जिनका मनोनयन कर देता है उन्हीं को ही राज्यपाल बनाया जाता है। फिर वरिष्ठ राजनीतिज्ञों को, नौकरशाहों को व सैन्य अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, मतलब राज्यपाल की जो पोस्ट होती है वो किसी अनुभवी व्यक्ति को दी जाती है कि या तो वो बहुत अच्छा कोई वरिष्ठ राजनीतिज्ञ रहा हो या फिर एक अच्छा नौकरशाह रहा हो या कोई सैन्य अधिकारी जो है उसको भी राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अब अगर चुनाव होगा तो हो सकता है इनमें से कोई भी नहीं जीत पाए। ठीक है, फिर प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार एक व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए, जिससे कि उसके मन में पद के प्रति ये भावना न जागृत हो या लालच की भावना न पैदा हो, कि उसको ये पता रहता है कि एक ही बार के लिए रहेगा। तो अपनी साख को अच्छी बनाए रखने के लिए ये सुझाव जो है ये प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया है। अब सरकारी आयोग ने भी कुछ सिफारिशें की थी राज्यपाल के संदर्भ में, जैसे राज्यपाल के रूप में मनोनीत व्यक्ति को उसके कार्यकाल के बाद पुनः लाभ का पद नहीं दिया जाना चाहिए। ये हर क्षेत्र में ही है कि एक बार अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पर आ जाते हैं तो बाद में आपको कोई लाभ का पद नहीं मिल सकता है। ठीक है, जिससे कि आप निष्पक्षतापूर्वक बिना भ्रष्टाचार के कार्य कर सकें। फिर केंद्र में जिस दल का शासन हो उससे संबंधित व्यक्ति को उस राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं करना चाहिए।
ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि देखो केंद्र में भी अगर उसी दल की सरकार होगी और राज्य में भी उसी राजनीतिक दल के व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाएगा तो हो सकता है उसकी आसक्ति उस राज्य के प्रति उतनी न रह करके केंद्र सरकार के प्रति ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए उसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करना चाहिए जिस पार्टी की केंद्र में सरकार हो। और अनुच्छेद 155 के अनुसार आवश्यक संशोधन और परिवर्तन करके राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से सलाह लेने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी सिर्फ नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इन्होंने ये सुझाव दिया सरकारी आयोग ने कि मुख्यमंत्री से भी सलाह ली जानी चाहिए। तो ये सरकारी आयोग ने इनके बारे में बताया था। अब देखो इनकी शक्तियाँ आती हैं। देखो शक्तियों के बारे में आपको सेम चीज़ वही है जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ थी, उसी प्रकार की सेम शक्तियाँ हैं, ज़्यादा आपको परेशान होने की बात नहीं है, कुछ चीज़ों में बस परिवर्तन है। तो अपन देखते हैं सबसे फर्स्ट इनकी शक्ति कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ हैं। कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियाँ हैं इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 154 के अंदर कार्यपालिका शक्तियाँ दी गई हैं और ये कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी और इसका प्रयोग या तो वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। 166 के अनुसार राज्य के जितने भी कार्य होंगे वो सब राज्यपाल के नाम से ही संचालित किए जाएंगे। 163 के अनुसार जो भी कार्य वो करेगा उसमें सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेम ही है, बस आपने देखा होगा कि सिर्फ अनुच्छेदों का अंतर है और शब्दों का अंतर है। जहाँ राष्ट्रपति था वहाँ राज्यपाल है, जहाँ पर प्रधानमंत्री था वहाँ पर मुख्यमंत्री है, बाकी सारी चीज़ सेम है। ठीक है, राज्यपाल जो है वो राज्य के शासन से संबंधित सभी जो विषय होते हैं उसमें सूचना प्राप्त कर सकता है और मुख्यमंत्री के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं उन सभी निर्णयों से वो अवगत कराए और अगर राज्यपाल उनसे कोई सूचना मांगता है तो वो सूचना उपलब्ध कराने का कार्य जो होता है वो भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब राज्यपाल किसी मंत्री से अगर कोई निर्णय मांग रहा है या कुछ मांग रहा है तो मुख्यमंत्री जो होगा वो क्या करेगा, राज्यपाल के समक्ष उस निर्णय को रखवाएगा। ठीक है, फिर जैसे अपन ने उस टाइम पढ़ा था राष्ट्रपति में कि नियुक्तियां करता है, तो यहाँ पर भी राज्यपाल क्या करता है, राज्य के जो एडवोकेट जनरल हैं या राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या जो सदस्य होते हैं, उच्च न्यायालय के जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। और जो आपका अनुच्छेद है 161 उसके अंदर ये कहा गया है कि ये न्यायिक शक्तियों के अंदर आएगा। वैसे आप इसके अंदर इसको मत लिखना क्योंकि जो न्यायिक शक्तियाँ हैं उसके अंदर है दंड को कम करना और समाधान करने की जो शक्ति है वो इसके बुक में दे रखी है, बट ये आप न्यायिक शक्तियों में लिखेंगे। ठीक है, और मेन चीज़ ये है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा, ये आप ध्यान रखेंगे कि जो राज्य विधानसभा है, राज्य विधानसभा के अंदर एक आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन, एक आंग्ल भारतीय सदस्य जो है उसको मनोनीत कर सकता है। और जहाँ पर 2 सदन हैं जिन राज्यों में, वहाँ पर जो विधान परिषद है, विधान परिषद, उसमें 1/6 सदस्य जो हैं उनको मनोनीत कर सकता है। और ये सदस्य सेम वही होंगे जिनको कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी कार्यपालिका शक्तियां हैं। नेक्स्ट है विधायी शक्तियां। जो अनुच्छेद 168 है उसके अनुसार राज्यपाल जो होता है वो विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है और जैसे सत्र को बुलाना है, सत्रावसान करना है, मतलब सत्र को भंग करना है, या सत्र के आरंभिक वर्ष के अंदर अपना भाषण देना है, दोनों सदन जो हैं अगर किसी राज्य के अंदर विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं तो उनको संबोधित करना है। तो ये सारे कार्य जो हैं ये राज्यपाल के द्वारा ही किए जाते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक जो होता है उसके संबंध में विधानमंडल को यदि संदेश भेजना है तो वो कार्य भी राज्यपाल करता है। ठीक है,
और राज्यपाल की स्वीकृति जो होती है वो विधेयक पर आवश्यक होती है। वो किसी भी विधेयक पर स्वीकृति दे भी सकता है और मना भी कर सकता है, ठीक है। और अगर कोई साधारण विधेयक है तो वो सुझाव के लिए मतलब अपने सुझावों सहित उसको विधानमंडल को वापस भी लौटा सकता है, ठीक है। लेकिन आपको पता ही है क्योंकि संसदीय शासन है, तो अगर कोई विधेयक उसने लौटाया है और विधानमंडल ने उसमें संशोधन करके या ना करके उसको वापस राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा है, तो राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं, ठीक है। और अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। अगर विधानमंडल का कोई सत्र नहीं चल रहा है और किसी कानून की आवश्यकता होती है तो राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जो है वो जारी कर सकता है। लेकिन आपको पता है कि जब वापस से सत्र चालू हो जाए तो 6 सप्ताह के अंदर अंदर विधानमंडल का समर्थन उसको आवश्यक होता है, वरना वो रद्द हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य देखो, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सेम की सेम चीज़ आपने राष्ट्रपति में पढ़ी है, सिर्फ शब्द का अंतर है। वहाँ राष्ट्रपति है, यहाँ राज्यपाल है, और अनुच्छेद का थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, बाकी कोई अंतर नहीं है, ठीक है। दूसरा, वित्तीय शक्तियाँ हैं। वित्तीय वर्ष के अंदर जो भी वित्तीय लेखा जोखा तैयार करने का कार्य है, विधानसभा के अंदर प्रस्तुत करवाने का कार्य राज्यपाल का होता है। धन विधेयक के संदर्भ में सेम वही शक्तियाँ, अगर विधानमंडल में आप विधानसभा के अंदर अगर उसको प्रस्तुत करना है धन विधेयक को, तो बिना राज्यपाल की अनुमति के धन विधेयक जो है वो विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ठीक है। राज्यपाल की स्वीकृति के बिना राज्य की राजस्व की कोई भी राशि जो होती है वो व्यय नहीं की जा सकती है। राज्यपाल को राज्य की संचित निधि से खर्च करने का अधिकार है। बस इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि विधानसभा की स्वीकृति आवश्यक है, ठीक है। फिर न्यायिक शक्तियाँ हैं 160